पाल के साथ फात शहबाज खान। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे मोन्टाज में बहुत सारे पॉलिटिकल एलीट की, लेकिन सबसे अहम तरीन गुफ्तगू में जो IMF का जिक्र तारड़ फरमा रहे थे, बेसिकली उसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और पिछले कुछ घंटों से और एक आध दिन से मलिक रियाज साहब का जो ट्वीट है वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका महवर बना हुआ है। और उसमें उन्होंने एक तो आरिफ अलवी साहब का ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ में मलिक रियाज साहब का ट्वीट वो जिसमें कह रहे हैं कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं, अल्लाह ताला मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई करे। और साथ अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। इसमें मैं बड़े बड़े जो जय्यद सहाफ़ी हैं उनके वीलॉग्स भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप मलिक साहब, किसने आपको कहा था कि जब ज़हीरुल इस्लाम मौजूद थे तो आप मियाँ साहब से इस्तीफ़ा मांगने चले गए थे, तो तब भी आप क्या सियासी मोहरे नहीं बने थे? उनके कोट एंड कोट इस तरह के वर्ड से। बाकी भी कुछ लोगों ने, रऊफ़ क्लासा साहब और दीगर कुछ अहबाब ने भी इस तरह की बात की। लेकिन जो क्रक्स था, आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी, ये इसका क्रक्स था मलिक रियाज साहब की गुफ्तगू का। और इसका रिस्पॉन्ड फिर अता तारड़ साहब ने किया, और अता तारड़ साहब ने आज कहा कि मलिक रियाज साहब तो इसमें शामिल तफ्तीश ही नहीं है, तो उन पर कौन दबाव डाल रहा है? वो कह रहे थे बेसिकली कि अल कादिर ट्रस्ट जो है बेसिकली उसमें 30 से ज़ायद तकरीबन गवाहान जो हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, क्रॉस एग्जामिन जरा भी उन पे हो चुकी है। तो ये तो किसी भी सूरत पर, किसी स्टेज में ना इनका फैमिली से, ना ये खुद उसमें अपीयर ही नहीं हुए। तो अता तारड़ पूछ रहे थे कि दबाव किसका है? अब ये मलिक रियाज खुद रिकॉर्ड पे आकर बताएं किसका दबाव है या क्या सूरत हाल है, और एग्जेक्टिव्स का दबाव है, क्या मामला है, नैब दबाव डाल रही है, क्या सूरत हाल है, ये तो मलिक साहब बताएंगे। दूसरा जो आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा, और जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि IMF, तो जो प्लान डिस्कस हो रहा था इत्तेहादियों के दरमियान या मुस्तकबिल के जो इत्तेहादी होंगे, जो अपोजिशन के लोग हैं सारे, उनमें ये डिस्कशन में लाजमी है कि ये सारी चीज़ें अनाउंस होते हुए IMF के साथ जो मामला तय होने हैं उनसे पहले अगर हो जाएं तो शायद सूरत हाल जो है किसी और तरफ चल जाए, और कुछ लोग समझते हैं कि इससे पॉलिटिकली एक अहम तरीन मामला बन जाए। अब सूरत हाल मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल डिनाई नहीं किया जो फजल रहमान साहब से अपनी मीटिंग थी, बल्कि उन्होंने कहा कि 25 साल से मेरा पुराना ताल्लुक है, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब से बहुत करीबी ताल्लुक है। जो मौलाना साहब के करीबी लोग हैं वो कुछ दिन से हमें टेलीफोन कर करके ये तासुर दे रहे थे कि मोहसिन साहब से वो कराबत और वो कुर्बत नहीं अब रही शायद, और कोई मामला दूरी है। लेकिन मोहसिन साहब ने कहा कि नहीं भाई, 25 साल पुराना ताल्लुक है, कोई मामूली मामला नहीं है। उन्होंने कहा जिसके साथ मेरा ताल्लुक होता है फिर प्रॉपर होता है, और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, एक मिनट मैं मौलाना साहब के साथ राब्ते में रहता हूँ। तो इन सारे मामलात में सितंबर क्यों फिर इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में, इसकी वजूहात जांचने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ कल से सदर बनने के बाद रेलिवेंट कितने हो पाएंगे, कितने नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कशन में लाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा अता तारड़ साहब जो आज गुफ्तगू कर रहे थे और जो बात वो कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि चैनल इस पर टू ना लगाएं, वो क्या गुफ्तगू थी वो ज़रा सुनिए। 190 मिलियन पाउंड का केस मलिक साहब को चाहिए था कि बाहर बैठ के तो बात नहीं होती ना, शामिल तफ्तीश आप हो ना। और ये प्लीज इसको म्यूट ना कीजिएगा, टीवी चैनल से मेरी दरखास्त है। कोई भी केस हो किसी भी किस्म का, आप आके शामिल तफ्तीश तो हो ना, फिर बताएं कि जी दबाव डाला जा रहा है। एक बंदा शामिल तफ्तीश ही नहीं है, अदालत में हाजिर ही नहीं है, अदालत से मफरूर भी है, और मुझे पता है मुझे इसका बाद में बहुत नुकसान होना है। जितने वो उनके ताकतवर है, मैं बिल्कुल अल्लाह ताला को जान देनी है और अल्लाह ताला से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। मगर मैं आपको ये बता दूं, आप ना शामिल तफ्तीश हुए ना आपके साहबजादे शामिल तफ्तीश हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में दबाव किस बात का है? वादा माफ गवाह तो वो बनता है जो शामिल तफ्तीश हुआ हो। क्या आप कोर्ट के सामने हाजिर हैं? क्या आपने एक भी कोई ताउन किया है कोर्ट के साथ इस केस में? क्या अपना मौक़िफ़ पेश किया है? तो फिर वादा माफ गवाह किस बात के, प्रेशर किस बात का? आप तो इस केस में शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए। वादा माफ गवाह तो वो बनता है जो शामिल तफ्तीश हुआ हो। अता तारड़ कह रहे थे, साथ कह रहे थे कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, मलिक रियाज बहुत पावरफुल हैं, वो ये कह रहे थे। लेकिन अता तारड़ भी बहुत पावरफुल हैं, इसे साबित किया जा सकता है अभी बैठे बैठे। थीसिस लेकिन और तरफ चले जाएगा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब जब इकट्ठे बैठे हुए थे और प्रेस टॉक चल रही थी, प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कम अज़ कम अप्रिशिएट करना चाहिए मीडिया को। और इस अप्रिसिएशन की वजह वो ये बता रहे थे कि देखें, मुहादरा ही चल रही थी, वफाक और KPK जो है वो आपस में तसादुम की तरफ अगर जा रहा था तो मैंने आग ठंडी की और नॉर्मलाइज़ किया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन क्या
मौलाना फजलुर रहमान साहब को मोहसिन नकवी साहब जब मिले होंगे तो उनके साथ मुलाकात के बाद भी आउटकम इस तरह का आएगा? क्योंकि मौलाना के करीबी जो बहुत करीबी लोग हैं वो बिल्कुल डिनाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि हम किसी बात को माने या सुने। ये उनका क्लेम है, कितना दुरुस्त साबित होता है कितना नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन बात है कि आग ठंडी करने वाले जो किरदार हैं वो इस दफ़ा बहुत कम है। वो कैसे कम है ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, वो ज़रा देखिए वो क्या बात है। आपके हक में है, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI, हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल इसके साथ ही आप चलते चलते फवाद चौधरी साहब का जो एक छोटा सा क्लिप है वो भी आप देख लें, ताकि हम प्रोग्राम का जो सिलसिला इसे बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ाएं और जो पैनल हमारे साथ है उनसे बात भी करें। देखिए फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। चलाई जा रही है कि जजेस को हम नौकरियों से निकाल देंगे, PCO लगा देंगे, ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट, और ये जो मुशर्रफ साहब को भी जिसने मशवरा दिया था एमरजेंसी लगाने का, वो अभी तक जो है आपको पता है वो भुगत ही रहे हैं, और जो भी ये एमरजेंसी लगाने के मशवरे दे रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। राना सनाउल्लाह का जो दिल है वो बिल्कुल सही जगह पे है, वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान की अहमियत को तस्लीम कर रहे हैं, वो PTI की अहमियत को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले अपने अंदर एक इजलास करें। इस बात की तरदीद कर दें कि आप खुद नीचे गए, हर एक को पता है इसमें तरदीद की क्या बात है, अंधे थे। इंपॉर्टेंट तरीन बात वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब की अहमियत को ज़रूर तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टियाँ अपने अंदर पहले तय कर लें कि क्या सारा मामला है, क्या चीज़ें नहीं है। मेरे साथ दानियाल अजीज़ साहब हैं, सीनियर सियासतदान। दानियाल अजीज़ आपका बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कॉलम नवीस भी हैं। इमरान याकूब साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में हमें सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो भी ज्वाइन कर लेंगे। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाया। सर बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल साहब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मुल्क का सियासी मंजरनामा अगर आप पेंट करें आने वाले चंद महीनों का, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बतौर सीनियर सियासतदान? ये सूरत तो काफ़ी गंभीर है जी। बहुत सारे मल्टी लेवल प्रेशर्स हैं, मल्टी लेवल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक जानब सियासी जमातें कह रही हैं कि हम सड़कों पे आने वाले हैं, दूसरी जानब IMF चले गया है बग़ैर किसी मायदे को फाइनलाइज करते हुए, और कुछ कंडीशनैलिटीज़ बता गया इनको, और तीसरी जानब ये है कि बिजली के बिल, गैस के बिल और महंगाई वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और लोग जो है बड़े तंग हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो सारी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ और ये आनियाँ जानियाँ, ये मेरे दिल के करीब तो बेमाने हैं, क्योंकि इनमें से किसी में से भी महंगाई या बेरोज़गारी जो आवाम की असल तकलीफ़ है उसकी तरफ तवज्जो देने का किसी को वक्त ही नहीं है। अभी ये जो गंदम का स्कैंडल हुआ है वो इंक्वायरी रिपोर्टें कहाँ गई हैं? वो जो कीड़ों वाली रिपोर्ट होनी थी 2 हफ्ते उसका टाइम लिया था, और 1 हफ्ता मज़ीद लिया था जो गंदम स्कैंडल है। इस वक्त जो लोग अपनी अपनी गंदम लेके बैठे हुए हैं उनको तो ये फ़िक्र है, उनको तो ये फ़िक्र नहीं है कि मौलाना फजल रहमान से कौन मिला और कौन नहीं मिला। तो उसके बारे में को पेशरफ बताएं तो फिर मुझे समझ आएगी कि वाकई इस जमहूरी अंदाज से अवाम की बात हो रही है। अच्छा दानियाल साहब, ये मुझे आपसे समझना अब ये है, नून है इस वक्त वो क्या सोच रही है एग्जैक्टली, और ख़ास तौर पर भाई जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन साथ ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी को लीड करने के लिए भी, और राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ़ साहब और बाकी कुछ लोगों की तरफ से जो बड़े सीनियर और बड़े करीबी हैं मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के, उनके बयानात और उनकी सारी बातें तो काफ़ी ज़्यादा उनमें कोई रद्दोबदल है, तो चीज़ें मतलब थोड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, थोड़ी सख्ती आती जा रही है। आप क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या हैं? चूँकि आप बहुत बहुत बेहतर रीड करते हैं नून के साथ, बहुत अरसा आपकी रफ़ाकत भी और सारा। जी मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कम से कम जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ उनके अंदर काफ़ी इस वक्त तूफ़ान मचा हुआ है, और ये समझ नहीं आ रही कि जो बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट था या वोट को इज़्ज़त दो वाला था, जो अवाम दोस्त एजेंडा था या नारा था या नैरेटिव था, वो तो इन्होंने ख़ुद ही दफन कर दिया। और अब जबकि अपने वोट बैंक को जो रीढ़ की हड्डी थी नून लीग की, जो कि ताजर बरादरी है, उनके ऊपर कहते हैं जी पहली दफ़ा हमने टैक्स लगाना है, और बिजली के बिल जो है वो चोरी पकड़नी है, और गैस के बिलों में चोरी पकड़नी है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो बरादरी है जो कि नून लीग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। कितनी भी कम रह गई है, आधी तो चले गई है इनसे, लेकिन कहने का मकसद ये जितनी भी रह गई, अब वो आखिरी कील तो नहीं ठोकना चाहेंगे ना अपनी कब्र में। और दूसरी जानब पूरे के पूरे पंजाब के किसानों को जो है सख्त नाराज़गी का बायस बना दिया है, और बिल्कुल ये सारे पूरे का पूरा स्कैंडल ही पी गए। यानी पूरे पंजाब के काश्तकार जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। उनको बजाय कि कोई मलम पट्टी करते, उनको जाके डंडे मारे, उनको जेलों में फेंक दिया, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए। और वो मांगते क्या थे? वो कहते थे, जो हमारे साथ बात हुई थी नवंबर में कि आप 3,900 रुपये फ़ी मन हमें देंगे, उसके ऊपर आप अमल दरामद करें। अब हमने तो पैसे लगा दिए हैं कि आपने हमें इंसेंटिव दिया था, तो हमने रिस्पांस दे दिया। अब आपकी बारी आई है अपना मायदा निभाने के लिए, और आप कहते हैं कि हमने एक धेला भी नहीं खरीदनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़रीदारी तो पंजाब करता है। तो इसके बारे में आने वाले दिनों में मैं ज़ाहिर बात है और बताऊँगा, हमने भी तहकीकात की हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ना महंगाई की तरफ से, ना बिजली चोरी की तरफ से, ना गैस के निरखों की तरफ से किसी तरफ से कोई रिलीफ जो है सामने नहीं आ रहा। और ये जो हमें बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसको तो अब तकरीबन ये 1 साल होने को जा रहा है कि हम ये बातें सुन रहे हैं कि 50 बिलियन आ रहा है, 25 बिलियन आ रहा है, लेकिन सामने मटीरियलाइज़ होते हुए कोई एक भी प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानब जो हमने आज से 10 साल पहले और खुशियाँ मना रहे हैं कि 10 साल पूरे हो गए हैं ये सीपैक को, उनमें से एक भी ऐसी चीज़ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो ऑनलाइन नहीं आई है। और अरबों रुपए जो है लिए गए थे उनको बिजली फराम करने के लिए, वो बिजली भी नहीं पहुंचा सके। अब चूंकि वो बिजली घर बना ली है, लेकिन बिजली आगे बिक नहीं रही है क्योंकि सीपैक को कनेक्शन नहीं दिए हैं, तो वो कैपेसिटी चार्जेस क्योंकि वो बंद पड़े हैं, वो हमें, मुझे और आपको और आपके ये जो कैमरामैन खड़े हैं इनको पड़ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि किस तरफ ये सारी बात जा रही है। मुझे ब्रेक एक लेना है, एक भी चीज़ दानिया साहब मेरे साथ आप रहिए, मुझे ब्रेक एक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ी अहम बात मालिक साहब कर रहे थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि बिटवीन द लाइंस कुछ लोग जो नून के बहुत सीनियर हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, वो कहते पाए गए कि इलेक्शन अगर करवाना भी है दोबारा से तो कोई 3.5 साल बाद करवा लीजिए, हमें भी कोई टाइम मिल जाए और बाकी मामला भी आगे चलें। इस पर बड़ा दिलचस्प एक वाक़या भी मैं आपको सुनाऊँगा। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हीट वेव सिर्फ जो है वो मौसम की ही नहीं है, जो सियासी हीट वेव है वो उस मौसम से ज़्यादा ख़तरनाक आजकल चल रही है। हुमायूं साहब मेरे साथ हैं। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, ठीक है सर, खैरियत से आप? मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम है जी, अल्लाह का बहुत सर करम। क्या हालात हैं इस वक्त, कहाँ देख रहे हैं? मलिक रियाज के ट्वीट ने कल से कोई मंजरनामे में और हलचल ले आई, तो क्या चल क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, मैं इन चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ। अब आपने अभी अपने प्रोग्राम में बता रहे थे और अता तारड़ की बातें भी की थी। एज़ यू नो कि अता तारड़ की मतलब किस किस्म की वो बातें करते हैं, क्या करते क्या नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मलिक रियाज ये कर क्यों रहा है। देखिए, एक शख्स जब इस किस्म की बातें, और वो भी मलिक रियाज जैसा बंदा जब इस किस्म की बात करते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। आपको पता है मलिक रियाज वो आदमी है जिसका नाम, जैसे अता तारड़ भी कह रहा था कि वो बीप टूट टूट ना कर देना, तो वो उस लिहाज से कह रहा था, हालांकि वो गवर्नमेंट में है, वो उनके जो है मीडिया पर्सन है, गवर्नमेंट के हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी डर है कि कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है जो इस चीज़ को मैनेज कर रही है। तो अगर इन सब चीज़ों के बावजूद मलिक रियाज ये स्टेटमेंट देता है, अपने उसमें देता है, तो कोई वजह होगी, और वो वजह हम सबको पता है। जैसे जजेस कह रहे हैं वैसे मलिक रियाज भी कह रहा है। ये एक अवेकनिंग है, पूरे पाकिस्तान में एक अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग इस बात की है कि हम लोगों ने बहुत कुछ सह लिया है। आपने दानियाल अजीज़ साहब की बातें सुनी हैं, वो भी ये बता रहे कि बहुत कुछ हो चुका है और आवाम जो सफ़र कर रही है उसकी जो बेसिक वजूहात हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी वजह है वो है सर्कुलर डेट। हमें पता है ये सर्कुलर डेट किस वजह से है, और हमें पता है इसके पीछे डिसीजन मेकिंग वाले कौन लोग हैं। फिर हम लोग इस वक्त SIFC की बातें कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सरमाया आएगा, लेकिन पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो पहले तो 36% सरमाया कम हुआ है, फिर थोड़ा सा बढ़ा था, और उसके बाद अभी 10% फर्दर कम हुआ है।
ठीक। चाइना ने 50% सरमाया डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम कर दिया इन द लास्ट 6 मंथ्स। जी ठीक। दुबई ने 66% कम कर दिया इन द लास्ट 6 मंथ्स। जापान ने प्रॉब्ली 70% कम कर दिया इन द लास्ट 6 मंथ्स। IMF के बारे में दानियाल अजीज साहब बता चुके हैं। अच्छा, जब लोगों में अकल ना हो, लोगों में शऊर ना हो, लोगों में इल्म ना हो, तो वो फिर इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। बात इस तरह है कि सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ, आपके सुनने वालों के लिए आसानी होगी कि जब मेरे और आपके दरमियान में एक बिल्डिंग हम लोग उनके मुश्तरका ओनर्स हैं और हमारे दरमियान में इख्तलाफ पड़ जाए किसी चीज़ के ऊपर, जी। मुझे बात बताए क्या दानियाल अजीज साहब या कोई और इन्वेस्टर उसके अंदर आके इन्वेस्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो प्रॉब्लम हल करना होगा। वो प्रॉब्लम क्या है? वो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन। अब पॉलिटिकल सिचुएशन किस वजह से ख़राब है? वो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वजह से ख़राब है कि दो बातें हो रही है। एक, नंबर वन, जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनके साथ काम हो रहे हैं, उनका बल्ला ले लिया गया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं मिसाल इस तरह देता हूँ, मेरा नाम हुमायूं मोहम्मद है। आप मुझे कहते हैं कि हुमायूं तुम एक पाकिस्तानी सिटीजन हो और तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड है नादरा के डाटा में, लेकिन हम तुम्हारा CNIC ख़त्म कर रहे हैं। भाई मेरा CNIC तो मेरी एक पहचान है, उस डाटा के लिहाज से आप कैसे ख़त्म करें? या तो मेरा नाम ही काट दो। इसी तरीके से आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कह रहे हो कि तुम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, लेकिन उन अनपढ़ लोगों के लिए जो बेचारे पढ़ नहीं सकते उनके लिए आप मेरा वोट हटा रहे हो। ये एक चीज है। फिर जिस लिहाज से केसेस बन रहे हैं, सॉरी जी कंक्लूड कीजिए। अच्छा, जिस लिहाज से केसेस बन रहे हैं, अभी आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जब इन लोगों को पता चला कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर से केस खत्म हो रहे, वो एक ही केस है साइफर जो कि कल खत्म हो जाएगा, तो इन लोगों ने क्या क्या प्रीएम्प्ट करके उसको दोबारा एक और झूठे केस में डाल दिया। 1 साल बाद, बल्कि 1 साल से भी ऊपर के बाद अब वो केस बना रहे हैं। मतलब ये आप क्या मजाक कर रहे हो? आप लोग टिपिकल लोग जिनकी बगल में छुरी होता है, मुंह में राम राम होता है। आप जैसे लोगों के मेरे साथ कौन एतबार करेगा बातचीत करने के लिए? वेव तो सियासी बड़ी है असल में, बाकी तो हीट वेव जो है वो तो डायरेक्टली उन मजदूरों को हिट कर रही है जिनके पास पंखा चलाने की कैपेसिटी नहीं है। सर क्या हालात देख रहे हैं? सर फाहद साहब, देखिए बात ये, दानियाल अजीज साहब हो या सेनेटर हुमायूं साहब, ये तो बड़े लोग हैं ना, इनके वो मसाइल नहीं है जो आम मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों के मसाइल हैं। ये जो बात करते हैं बड़ी माजरत के साथ, जिन्होंने बात करनी होती है अपनी पार्टी लाइन्स को तोड़ करके और उसके मुताबिक फिर उन्होंने चलना होता है। अब हमारे प्रॉब्लम ये है कि देखिए, चीन ने अगर इन्वेस्टमेंट कम कर ली, हुमायूं साहब की बात सही मान ले, ठीक है, या UAE ने कर ली या किसी ने भी कर ली, तो उसका फर्क कितने तो नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा हमें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, ये जो मामला है ना सियासतदानों का, बड़ी माजरत के साथ हमारी सियासी जमातें जो हैं उनमें एक ही लस्ट है, वो जो है ना सिर्फ लस्ट है इक़्तिदार की। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें इक़्तिदार मिल जाए और वो आगे, जो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है वो कहती है हमारे से अच्छी जमात ही कोई नहीं, और जो पार्टी इक़्तिदार में ना हो वो कहती है जी ये जो है ना इन्होंने तो लूट लिया, इन्होंने तबाह कर दिया, तो बाकी जो है ना हमसे बेहतर कोई नहीं चला रहा था। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जब ये कहते थे कि जो 200 एक्सपर्ट आ रहे हैं, 200 अरब डॉलर आ रहा है और सारे मामला सही हो जाएंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएगी, तो वो हो गया था। कौम को उन्होंने इस तरह धोखा दिया जिसकी हद कोई नहीं। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी देखिए 25 अरब पे बांटे पे है, 25 अरब डॉलर। क्या बांटे पे पड़ा है? 25 अरब। अच्छा, 25 अरब डॉलर। ठीक है, 25 अरब हमने आना है तो देखें क्या हो जाना है। UAE ने पैसे फेंक देने हैं, सऊदीया ने पैसे फेंक देने हैं। उसके बाद आप देखिए चाइना, तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, चाइना भी आ गया तो उससे भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। मलिक रियाज साहब की अभी आप बात कर रहे थे, कल से उनका जो शोर हो रहा है, मुझे ये बताएं मलिक रियाज साहब जो हैं वो किस हुकूमत के साथ नहीं रहे,
क्या वो नवाज शरीफ के हासुल हास नहीं? क्या वो इमरान खान साहब के हासुल हास नहीं? क्या वो आसिफ अली जरदारी साहब के हासुल हास नहीं? भाई बात ये है कि ये वो लोग हैं जो हर पार्टी के साथ होते हैं और हर दौर में इन्होंने हमेशा अपने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, स्पेशल चीजें करवाई हैं, अपने इनके लिए कवानीन भी अलग बन जाते हैं और ये फिर फायदे भी उठाते हैं। बिल्कुल सही। इन पे कौन दबाव डाल सकता है? इन पे कौन दबाव डाल सकता है? देखिए हमारे साहब कहते हैं इन पे कौन? इमरान याकूब साहब तो आज सीधे ही आ गए, अपना कोई नहीं, उन्होंने सीधे बाउंसर से ही शुरू किया ओवर अपना। इमरान याकूब साहब बात कर रहे हैं ना, जब वो बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आम आवाम का ये मसला कुछ और है और मेरा और दानियाल साहब का मसला कुछ और है, वो गलत नहीं कह रहे। हम लोगों के मसले वाकई वो नहीं है जो आम आवाम के हैं, लेकिन सवाल ये है कि इमरान याकूब साहब ने क्या उन्होंने ये सवाल किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उनसे क्या ये सवाल किया है कि इंडिया इस वक्त दुबई में अगर देखा जाए सबसे बड़ी जो एक मुल्क के लोग जो दुबई में आबाद हैं वो इंडिया के हैं। इंडिया पाकिस्तान से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मालदार मुल्क है, लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, और ये प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनकी ये कंपनी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें इसाक डार के बच्चों के नाम वो जो टावर्स हैं वो नहीं आ रहे, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, शॉप्स की बात कर रहा हूँ, ये बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें 11 से 13 अरब डॉलर जो कि पाकिस्तान की 2 IMF किस्तें हैं वो इन लीडरों की निकल के आ रही हैं। क्या इनसे सवाल उठ सकता है कि आप बाकी सबको तो कह रहे हो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करो 10 अरब डॉलर, अपने सारे पैसे तुम लोगों ने बाहर भेज दिए हैं? क्या इन लोगों के साथ मुझे यह बात बताए, वो लोग जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस मुल्क में आ रहा हो, क्या वो लोग इस काबिल हैं कि उनको वोट दिया जाए? क्या वो लोग इस काबिल हैं कि वो इक़्तिदार में रहे? उनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हर दफा यही आवाज आती है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टियां हमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आप लोगों ने डिक्लेयर भी किया होगा, आप पहले बताओ ये पैसा आया कहां से, पहले बताओ ये पैसा ट्रांसफर किस तरीके से किया। दानियल साहब आपका रिस्पॉन्ड क्या है? चूंकि आपको आवाज नहीं जा रही थी तो हमें फिर सेनेटर साहब की बात दोबारा उन्हें कंटिन्यू करना पड़ी। दानियल भाई, क्या आपका टेक है इमरान साहब की गुफ्तगू पर भी और हुमायूं साहब की गुफ्तगू पर भी? इमरान साहब की, हुमायूं साहब की तो उन्होंने ठीक कर दिया था, मुझे आ गई है। उनकी हुमायूं साहब की मुझे आई नहीं, आप थोड़ा सा खुलासा बता दें। हाँ, ये अपना हुमायूं साहब, अभी हुमायूं साहब की गुफ्तगू नहीं आप सुन रहे थे? हुमायूं साहब की मैंने सुनी है, जो दूसरे साहब इमरान याकूब साहब फरमा रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल एलीट है इनके तो मसाइल कुछ और हैं, दानियल साहब के मसाइल भी कुछ और हैं और हुमायूं साहब के भी मसाइल कुछ और हैं। मीन्स के वो कह रहे थे कि अशराफिया पॉलिटिकल एलीट के तो अवामी मसाइल ही नहीं है, ये क्रक्स ये था। जी, मैं समझता हूँ कि उनका बयान दुरुस्त है, लेकिन मेरे बारे में दुरुस्त नहीं है। ओवरऑल मजमूई तौर पर उनका बयान दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि मैंने तो इलेक्शन से पहले अपना सर इसलिए ही पेश किया था कि अवाम की बात ही नहीं हो रही थी, महंगाई की और बेरोज़गारी की जो अशद मसले हैं अवाम के, तो मैंने वो आवाज़ बुलंद की तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया गया, लेकिन मैं फिर भी वो बात करता रहा तो फाइनली मुझे सज़ा मिल गई और इतनी सज़ा मिली कि मेरा इलेक्शन सारा रिग कर दिया गया और मुझे भी गिरफ़्तार कर लिया, मेरी बेटे को भी गिरफ़्तार कर, उसकी अम्मी को भी गिरफ़्तार कर लिया। आज तक पता नहीं पड़ा कि क्यों गिरफ़्तार किया, ना कोई FIR है, ना कोई सर ना पैर है। मैं कौन सा कोई 9 मई वाला था। सो कहने का मकसद ये है कि शायद इनको वो बात सारी मालूम नहीं है या याद नहीं है, लेकिन मुझे उसमें शामिल करना मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज़्यादती है। बहरहाल ये इनकी मर्ज़ी है, इनकी अपनी राय है, लेकिन जो हुमायूं साहब बातें कर रहे हैं, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो महंगाई और बेरोज़गारी है वो इस वक्त पाकिस्तान के शदीद तरीन मामले हैं। आप देखें अभी कश्मीर में क्या हुआ, एक लीडरलेस अवाम तो खुद ब खुद सामने आ रही है। ये अभी पेशावर में देख लें आप, वो दाबा बोल दिया उन्होंने ग्रिड स्टेशन पे। अब इन हालात में जब आपने IMF को ये बोला है और पाकिस्तान के IMF के डॉक्यूमेंट में है, उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये नए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने साइन किया है कि ये बिजली की कॉस्ट साइड को रेडिकली नीचे करेंगे, तो वो उसके अलावा है कि ये चोरी पकड़ने जा रहे हैं जो नहीं पकड़ी गई इनसे।
तो ये काइंडली मुझे बता दें कि जी आप क्या रेडिकल मूव्स लेंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ सुनने में आ रहा है, तो आपने उनको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा ठीक दिया है, दानिश साहब जैसे शॉर्ट आवाम को ब्रेक लगाया हुआ हमने ट्रक की लेना है बत्ती जी, के पीछे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे और ब्रेक के बाद और आपको बताते हैं कि ये जो हीट वेव है शदीद, ये आप सड़कों पे जाके देखें और देखिए कि मज़दूर इसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं। और एयर कूलर अगर कोई अवेलेबल है तो वो 8,500 का, जो बिल्कुल आपकी इस हीट वेव का ना मुकाबला कर सकता है ना वो इस काबिल है। और इन्फ्लेशन का लेवल ये है कि वो 8,500 में अवेलेबल है, छोटा सा, जो फैमिली के लिए नहीं है, एक फ़र्द के लिए, वो भी सारा दिन वो उसके सामने बैठा रहे तो तब भी वो गर्म हवा फेंकता है, वो पानी वाला पक्खा जो है। ये हालात हैं और किसी तरह का कोई बंदोबस्त हुकूमती सतह पर मौजूद नहीं कि गरीब बंदा और मजदूर आदमी इस हीट वेव का मुकाबला कैसे करे। यही बात इमरान याकूब साहब भी कह रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था और उसमें जो इमरान याकूब साहब हैं वो कह रहे थे कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों का जो है उनके तो एजेंडाज में शामिल ही नहीं है कि माड़े बंदे का भी कुछ करना है, उन तक पहुंचना भी है। इमरान साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि फिर जो गरीब लोग हैं, मतवसत तबका, हैव नॉट्स हैं, वो फिर यही देखते रहेंगे कि फ़लानी तहरीक चल पड़ी, फ़लानी तहरीक चल पड़ी, ये चल पड़ा, वो चल पड़ा, या उनके मुकद्दर में कुछ और नहीं है? फिर ऐसा गुजारिश ये है कि अगर आप सच सुनना चाहते हैं ना तो मुतवस्सित तबका तो खत्म हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये गरीब आदमी जो है ना, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके दादोशुमार के मुताबिक आपकी जो आधी आबादी है उसकी रोजाना आमदन क्या है। मुझे आप ये बता दें कि आधी आबादी आपकी ऐसी है जिनकी रोजाना की आमदनी $3 से कम है। अब मुझे आप ये बताएं कि $3 से कम आमदनी वाले को आप कैसे मुतवस्सित कह सकते हैं। पिछले आप अगर देखें 5-10 सालों में इस हुकूमतों ने, मुख्तलिफ हुकूमतों ने अवाम के साथ जो किया है, आप माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे कि आप अगर देखा जाए तो शायद पाकिस्तान के 1% तबके में आते हैं जो मराद या तनहा आपको या मुझको मिलती है। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आप अपनी तनहा में अपने बच्चों की फीसें, ये सारे मामला दे के आपके पास कुछ बचता है क्या? आप जो है 24 घंटे एसी चलाने का सोच सकते हैं क्या? इस महंगाई के मौसम में, इस गर्मी के मौसम में आपके घर में अगर आपकी वालदा के कमरे में एसी चले, आपके बच्चों के कमरों में एसी चले, कुछ 4 एसी चल जाए तो ऐसे नहीं होता कि आपको दिल को कुछ होना शुरू हो जाए। यानी कि आप वो लोग जो अच्छे माशाल्लाह साहिब सरबत लोग जिनको कहा जा सकता है भाईजान, वो भी हम भरम रखने के लिए कहते हैं मिडिल क्लास है। अमलन हम गरीब हो चुके हैं, अमलन हम गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों की फीसें पूरा करना, अपने मामला वाइट कॉलर जिंदगी गुजारना अब एक मसला बन चुका है। जब ये आप ये देखें, जिसको आप गरीब कहते हैं बार बार, माफ कीजिएगा, आप उसको गाली देते हैं, वो बेचारा तो गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहा है। उसके पास तो बच्चे के लिए ना खाना है, ना रोटी है, ना पानी है, ना उसको स्कूल में भेजने के वसाइल है। और ये हुकूमतें इतना ही कर लेती कि बच्चों के, पाकिस्तान में लोग जो बसने वाले हैं उनके लिए तालीम और सेहत का बंदोबस्त कर देती, बाकी कुछ ना करती। साथ पक्का भी चल जाए, एक आध पक्के का भी, सिर्फ तालीम गर्मी साथ। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेनेटर साहब, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ हमायूं साहब कि ये फिर कैसे आप हैव नॉट्स तक, और वो तो इमरान साहब फरमा रहे हैं कि हैव नॉट्स तो बचे ही नहीं हैं और उनका तो हाल नहीं है, आप सर्वेस करें तो बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो तशवीशनाक हैं। फिर क्या सर इसका हल नज़र आता है? अदरवाइज़ पॉलिटिकल एलीट तो सारा दिन जो प्रेस टॉक्स करती है और जो बातें करती है उसमें तो कोई एजेंडा ऐसा शामिल नहीं है जिसमें गरीब तक पहुंचा जा सके। देखिए, जो पॉलिटिकल एलीट की बात नहीं है, एक्चुअली पूरी एक एलीट क्लास है। उसमें पॉलिटिकल एलीट भी है, उसमें ब्यूरोक्रेटिक एलीट भी है, उसमें इंस्टीट्यूशनल एलीट भी है, उसमें आपके बिजनेस एलीट भी है। बेसिकली एक एलीट तबका है जो कि पाकिस्तान का 1% एलीट तबका है। ये वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, या ये डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है।
अच्छा, इन लोगों की ख़ास बात है और मैं इमरान साहब से पूरी तरह एग्री करता हूँ, इन लोगों की ख़ास बात ये है कि ये है 1% या उससे भी कम, और ये पाकिस्तान की 9% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। फिर हमने देखा है इस 1.1 इस एलीट परसेंट में एक और इसमें अगर डाल दे, वो है हमारा जो बड़ा क्या कह सकते हैं, ये जो लैंडलॉर्ड है वो 1.1% है। टाइम बिल्कुल लेकिन वो पाकिस्तान का 24% एरेबल लैंड। बिल्कुल एंड हो गया टाइम। मैं लास्ट रिस्पॉन्ड, आखिरी मिनट है सर, वेरी सॉरी। दानियल साहब, आप फिर नवाज शरीफ साहब को कोई सदर बनने के बाद मैसेज, कोई लव लेटर सर, कोई फूलों का गुलदस्ता सर, कोई टोकरा कुछ भिजवाएंगे या नहीं? बस आप इस पे सर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी, मेरे ख्याल में जो हमारे भाई हैं, तो जो तज्जियाकार हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो ये बार बार पिछले 6-8 माह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो मिट गया, गरीब, वो सफ़ेद पोश जो है रुल गया, बिल्कुल शिकस्त और रेख्त हो गए हैं। यहाँ तक कि जो हमारा दरमियाना बहुत शुक्रिया आपका है, जी। वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। और हमारे साथ दानियल अजीज़ से आपका बहुत शुक्रिया सर, मौजूद थे सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान याकूब साहब से बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम तो हमने शुरू किया था फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू से, अता तारड़ साहब की गुफ्तगू से, जिससे वो मीडिया को बता रहे थे कि आप टू ना लगाइएगा, लेकिन बात फिर निकल गई उन लोगों तक जिनके लिए जो है वो रोटी खाना भी मुमकिन नहीं रह रहा, और बिल देना तो वैसे अफोर्डेबल नहीं है, और इस हीट वेव का उनके घरों में कोई बंदोबस्त भी मौजूद नहीं है। और पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके एजेंडा कितने प्रो हैव नॉट्स हैं, ये सारी बातें जो हैं बढ़िया। हमें फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।